बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान एनसीईआरटी बुक हिंदी माध्यम के अंतर्गत हम लोग दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना के अंतर्गत आज हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को डिटेल में पढ़े थे, तो एक बार हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को शॉर्ट में बता करके फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को बताएंगे। तो देखें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पहला परमाणु मॉडल ये था कि परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है तथा दो भागों में बटा होता है। पहला होता है केंद्र पर का कड़ापन और दूसरा होता है उसके चारों तरफ का खाली स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा परमाणु मॉडल ये था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके केंद्र पर रहित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की कोटि की और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻1 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। इसके बाद तीसरा आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में लगातार चक्कर काटते रहते हैं। और फिर चौथे में बताया गया कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितना धन आवेश होता है उसके चारों तरफ कक्षा में उतना ही ऋण आवेश होता है, तो धन आवेश ऋण आवेश को उदासीन कर देता है। यही कारण है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। और आपको बताया गया था कि नाभिक पर धन आवेश होता है। फिर पांचवा आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके ऊपर धन आवेश होता है और इसके चारों तरफ ये जो कक्षा है इस कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन, हम आपको पांचवा परमाणु मॉडल बता रहे हैं, हालांकि इसको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हम केवल इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को समझ सकें। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल काम करता है और बाहर के तरफ उतना ही अपकेंद्र बल काम करता है। तो अंदर के तरफ काम करने वाला अभिकेंद्र बल और बाहर के तरफ काम करने वाला अपकेंद्र बल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है जितना नाभिक पर धन आवेश होता है। तो ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, जिसके कारण ये जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा तो परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और जब परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना, तो इस पूरे ब्रह्मांड का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने यही बताया था, यानी पांचवें परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ गति करता है तो केंद्र के तरफ कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल और बाहर के तरफ काम करने वाला अपकेंद्र बल, ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं है और परमाणु का विनाश नहीं होता है। तो ये तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल रहे, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। चूंकि जब टॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था 1904 में, तो टॉमसन के परमाणु मॉडल का अध्ययन रदरफोर्ड 7 साल तक किए और 7 साल तक अध्ययन करके टॉमसन के परमाणु मॉडल में एक कमी निकाले।
लेकिन जब 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अध्ययन नील्स बोर ने किया। नील्स बोर ने किया और ये अध्ययन 2 साल तक किया, और 2 साल तक करने के बाद यानी लगभग 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड से 2 क्वेश्चन किए। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये था कि जब इलेक्ट्रॉन, यानी रदरफोर्ड से पूछा नील्स बोर ने कि आपके परमाणु मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटेंगे तो ऊर्जा का ह्रास लगातार होगा। जब ऊर्जा का ह्रास लगातार होगा तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे, ये स्पेक्ट्रम लगातार ऐसे प्राप्त होने चाहिए, यानी लगातार का मतलब कंटिन्यूअस, एक स्पेक्ट्रम से दूसरा स्पेक्ट्रम चिपके होना चाहिए। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है तो उससे ऊर्जा का ह्रास लगातार होगा, और जब ऊर्जा लगातार निकलेगी तो यह ऊर्जा स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होगी, और स्पेक्ट्रम भी लगातार प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन ये स्पेक्ट्रम लगातार नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि ये स्पेक्ट्रम रुक रुक करके ऐसे प्राप्त होते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार स्पेक्ट्रम ऐसे प्राप्त होने चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम ऐसे प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? नील्स बोर ने जब रदरफोर्ड से पूछा तो रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, यानी इसके बारे में नहीं बता पाए। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पहली सबसे बड़ी कमी थी। इसके बाद दूसरी कमी हम आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को बता रहे हैं। इसके बाद दूसरी कमी हम आपको बता दें, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होगा तो इलेक्ट्रॉन, देखें, नाभिक के समीप की जो कक्षा होती है ना, नाभिक के समीप की कक्षा की ऊर्जा सबसे कम, नाभिक के समीप की जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। उसके बाद वाली कक्षा की ऊर्जा उससे अधिक, उसके बाद वाली कक्षा की ऊर्जा उससे अधिक, उससे बाद वाली कक्षा की ऊर्जा उससे अधिक, उससे बाद वाली कक्षा की ऊर्जा उससे अधिक होती है। तो रदरफोर्ड से ये पूछा गया, और ये नील्स बोर ने पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटेगा तो उससे ऊर्जा का ह्रास होगा। जब कोई भी वस्तु लगातार काम करती है तो लगातार काम करने से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जब ऊर्जा का ह्रास होता है, देखते हैं जब आप लगातार काम करते हैं तो करते करते थक जाते हैं, और जब बिल्कुल थक के चूर हो जाते हैं तो आप तुरंत क्या हो जाते हैं, वहीं पे लेट जाते हैं, आप आराम करने लगते हैं। आराम करने के बाद फिर ऊर्जा मिलती है तो फिर आगे काम करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटता है तो इससे ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होगा, और अगर ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, और अंत में आकर के यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परमाणु का विनाश हो जाता तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता, और अगर पूरे ब्रह्मांड का विनाश होता तो न आप होते, न हम होते, न ये इंस्टीट्यूट होता, कुछ भी नहीं होता। तो अब कहने का मतलब हमारा ये है कि अब जब पूछा गया, रदरफोर्ड से पूछा गया, नील्स बोर ने पूछा कि ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है, तो इसका भी जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए। तो इस प्रकार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की यह दूसरी सबसे बड़ी कमी थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में केवल एक कमी निकली थी,
अब यहाँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां निकली। इन दोनों कमियों को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी क्या थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से बताना होगा। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महाना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सके। फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।